हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये आपका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे नेट है, DSSB का, PGT कॉमर्स का आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर KVS का, NVS का, और अभी स्टेट का एग्जाम आपका होगा PGT कॉमर्स का, तो उसका एग्जाम जो होगा तो वहाँ पे भी, तो यहाँ से ऐसा कोई भी एग्जाम आप देख लो उठा के, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लो, चाहे DSSB KVS जो मैंने अभी आपके सामने बात की है, तो उनमें से आप पेपर उठाओगे तो यहाँ से ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दो, यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इन सब जो मैंने अभी यहाँ पे नेम मेंशन किया है, इन सभी के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। और ये टॉपिक आपका ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, और आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट के लिए हमने 30 डेज स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रखी है, तो उसी के सीरीज में आज हमारी ये 3rd वीडियो है, जिसके अंदर आज हमारे 3rd टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ ही आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 3 वीडियो, तो जो मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, तो डेफिनेटली आप देखना हर उस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ अपना स्टेट PGT कॉमर्स का सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए। और फिर से बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ स्टेट PGT कॉमर्स के लिए नहीं है, जहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर भी जिस भी एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, वहीं पर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप आज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनोगे, देखोगे, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या है, आप सभी को पता है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आपकी बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो एक अकाउंटेंट है वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है कि भी जो एक बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करोगे, और वहाँ देखोगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो ये सब आपने कैसे देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया, उनको कैसे प्रिपेयर किया, तो कुछ आपके रूल्स है, रेगुलेशन है, कुछ गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हुए जो अकाउंटेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो वही जो रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, नॉर्म्स है, वही बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपके जो सेट रूल्स है, रेगुलेशन है, तो ये आपके क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मीन्स इन प्रिंसिपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अकाउंटेंट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए इनको बोला गया है कि ये आपके क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक MCQ आपका तैयार है, आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है कि गैप की फुल फॉर्म बताइए। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो यहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिए कि गैप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग समझ में आ चुका है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या, मैं फिर से आपको बताऊं कि कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। कब, जब वह अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या अकाउंटिंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रिपेयर करता है, तो उन सब रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों है, ताकि जो यूनिफॉर्मिटी है वह आपकी बनी रहे। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो इन रूल्स रेगुलेशन अपने ही रूल्स रेगुलेशन बना लेती है, ठीक है, अपने खुद से, अकाउंटेंट वो क्या करता है, अपने खुद से रूल रेगुलेशन बनाता है, तो उस केस में जो आपकी यूनिफॉर्मिटी है वो आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर जो अकाउंटेंट है उसने अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अलग से। तो वहाँ पे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से चेक करना चाहेंगे तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आपकी नहीं रहेगी। हम खुद भी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना चाहते हैं, आज इस साल हमने एक अकाउंटेंट से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाए, अगले साल हमने कोई दूसरा अकाउंटेंट है उसको बुला लिया, तो जो दूसरा अकाउंटेंट था उसने कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन फॉलो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तैयार किया, तो वहाँ पे हम खुद भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्यों फील हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि जो यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहे, जहाँ पर भी, कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे तो सभी के अंदर आपके सेम रूल रेगुलेशन फॉलो हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको बाइफरफिकेट किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो सभी को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अकाउंटिंग कंसेप्ट की। तो देखिए, इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो गोइंग
कंसर्न कंसेप्ट, नाम से आपको पता चलता होगा कि गोइंग कंसर्न, कंसर्न मीन्स बिजनेस, गोइंग मीन्स चलते रहना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, ये कंसेप्ट आपको बोलता है कि जो बिजनेस है वह आपका चलता रहेगा, बिजनेस आपका कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में एक लंबे टाइम तक जो बिजनेस है ये चलता रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। और इसी के बेस पर जो आप एसेट्स परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट के बेस पर आप परचेज करते हो। आप ये नहीं सोचते कि भाई आज मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, आज मैंने कोई मशीन परचेज किया, क्या मैंने ये सोच के परचेज किया कि मैं इसको कल बेच दूंगी या एक साल इसको बेच दूंगी, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा, गोइंग कंसर्न। इसी के साथ ही जो भी आपके लॉन्ग पीरियड कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो या फिर आप लोन लेते हो, आप बैंक के अंदर गए, बैंक के अंदर जाके आपने लोन लिया, बैंक से आपने 10 साल के लिए लोन लिया, आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या 1 साल हो चुका आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए, और अब आप बैंक से लोन लेके आ गए आप 10 साल के लिए। तो बैंक ने किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर आपको लोन दिया, तो उसने बैंक ने भी क्या अज्यूम किया कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको अज्यूम किया कि भाई ये बिजनेस है ये चलता रहेगा, तभी तो आपको 10 साल के लिए आपने बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड कर दिया कि भाई 10 साल के बाद आप इसकी पेमेंट कर दोगे। तो ये आपका बेसिकली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई होप आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो देखिए नाम से ही आपको पता चलता है कंसिस्टेंसी। तो देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैं आपको एक मोटिवेशनल थोड़ा सा देना चाहूँगी यहाँ पे मोटिवेशन के लिए। कंसिस्टेंसी आपका एक इतनी कंसिस्टेंसी के अंदर इतनी पावर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करोगे तो उसके जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे ना वे बहुत खतरनाक रिजल्ट होंगे। खतरनाक इन द सेंस कि आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो अगर आप कोई काम पॉजिटिव काम करते हो तो वही आपका जो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, खतरनाक रिजल्ट आएगा, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप कुछ नेगेटिव करते हो तो फिर उसका रिजल्ट भी खतरनाक रहेगा, वो आपका नेगेटिव है। तो कंसिस्टेंसी आपकी बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है कि ये कंसेप्ट आपका बोलता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो क्या करेगी, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो भी मेथड होगा शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई आपने जो भी मेथड या जो भी प्रिंसिपल आपने इस साल यूज किया तो नेक्स्ट ईयर भी आपको वही मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली देयर शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। जो भी आपने मेथड या प्रिंसिपल फॉलो किया है उसमें आपका चेंज नहीं होना चाहिए 1 साल से। भाई ऐसा नहीं करना आपको कि आज तो आपने कोई अलग मेथड लगा लिया इस साल तो, और नेक्स्ट ईयर आपने उसको चेंज कर लिया। आपको चेंज नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस साल आपने डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और उसके बाद आपने क्या किया नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी आपने इसी मेथड को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उससे नेक्स्ट ईयर भी आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने WDV कर लिया, नेक्स्ट ईयर आपने फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, उससे नेक्स्ट ईयर आपने कोई दूसरा मेथड यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना, एक ही मेथड पे एक ही प्रिंसिपल पे आपको कॉन्स्टेंट आपको रहना है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। हाँ, लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं ऐसा कोई बिल्कुल रिजिड भी नहीं है कि भाई आप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, 3 सिचुएशन है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। अगर लॉ ने ऐसा बोल दिया, लॉ के द्वारा अगर ऐसा बोल दिया गया, ठीक है, अगर कानूनी ऐसा आ गया कि भाई जो मेथड आप यूज करते थे उसको खत्म कर दिया गया, तो उस केस में तो आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर आपका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जिसमें बोला गया कि भाई अब जो आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस केस में भी फिर आप फॉलो नहीं करोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन है कि भी आपको खुद से लगता है कि इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी प्रेजेंटेशन बेटर रहेगी, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, वो आपकी बढ़ सकती है, तो उस केस में भी आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंसिस्टेंटली एक ही मेथड है, जो भी आपने मेथड शुरू में लगाया है तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बोलता है बेसिकली आपका ये वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट जो आपका देखिए ये आपका क्या बोलता है, ये आपका बोलता है कि जब भी आपको जो रिवेन्यू है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, या फिर जो आपका एक्सपेंसेस है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो एक्रूअल बेसिस पे होगा आपका, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस आपका क्या रहेगा कि रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल आर मेड और सर्विस रेंडर्ड, इट इज इमैटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नोट। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि
जैसे ही आपने सेल की है तभी आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी आपको उसके बदले कैश मिला या ना मिला, ठीक है। चाहे कैश आपको फ्यूचर में मिले, लेकिन सेल को आपको रिकॉग्नाइज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड करना, ठीक है। कि आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, रिवेन्यू को आप कब रिकॉर्ड करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे कि जब आपकी सेल आपने कर दी है या फिर आपने सर्विस दे दी है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैश मिला है या फिर नहीं मिला है। सेम आपका एक्सपेंसेस के साथ है। एक्सपेंसेस को भी आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब जिस साल के एक्सपेंसेस हुए हैं उसी साल की इनकम में से उसको माइनस करेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई इस साल हमने उन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है या फिर नहीं की है। तो ये आपका 3 कंसेप्ट आपके हो चुके हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर इसको हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट वर्ड से आपको आइडिया हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट, सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वो आपका क्या है, वो आपका बिल्कुल अलग है, सेपरेट है अपने ओनर से, उसके जो भी क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो उन सब मैनेजर्स है, उन सब से क्या अलग है। इट मीन्स कि बिजनेस के अंदर जब भी आप जो ट्रांजेक्शन हुई है उनको जो रिकॉर्ड करोगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड करनी है, न कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ध्यान रखना है कि वही ट्रांजेक्शन हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगी, जो बिजनेस को अफेक्ट करेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि आपको ओनर का सोच के नहीं चलना, ठीक है। मीन्स ओनर और जो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या आपके अलग अलग पार्टी है, ये कंसेप्ट आपका बोलता है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस कंसेप्ट का कैपिटल। तो जो कैपिटल है, कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाता है, इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस है। तो कैपिटल को क्या मानते हैं कि कैपिटल क्या है, एक इंटरनल लाइबिलिटी है किसकी, बिजनेस की। और इसी कंसेप्ट की वजह से जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, और हम बोलते हैं कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसिव है। और अगर बिजनेसमैन ने, ओनर ने क्या की है, ड्राइंग अगर उसने की है तो हम फिर उससे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको क्या किया जाता है, चार्ज करते हैं। तो वो किसकी वजह से, सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से। अगर ये कंसेप्ट ना होता तो फिर हम क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जो ओनर है उसको देते, या फिर क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम ओनर से लेते, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया तो इसकी वजह से कैपिटल को क्या ट्रीट किया गया कि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है बिजनेस की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, नाम से आपको पता चल रहा है मनी मेजरमेंट, ठीक है, मनी में मेजर करना। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, एक बिजनेस के अंदर उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, मनी में माप सकते हो। अदरवाइज जो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जिसको हम मनी में डिटरमाइन नहीं कर सकते, मनी में उसकी वैल्यू अगर नहीं आएगी तो उसको हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो एक मशीन परचेज की, तो मुझे पता है यहाँ से मैं इजीली इसको मेजर कर सकती हूँ कि मशीन की वैल्यू कितनी होगी, कि 50,000 रुपये की जो मशीन है उसको परचेज किया, तो यहाँ पे मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। लेकिन वही अगर 2 मैनेजर हैं उनके बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने की वजह से हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आए, ठीक है, प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे कुछ इफेक्ट आए, लेकिन क्या मैं उस झगड़े को मनी में उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ कि भाई कितने रुपए का झगड़ा हुआ है, कितना रुपए का मुझे नुकसान हुआ, मेरा जो लॉस हुआ है, नहीं ना। तो अभी अगर 2 मैनेजर के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसको मैं, इस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मैं इसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकती। तो ये कंसेप्ट आपका बेसिकली यही बोलता है कि आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। तो देखिए ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कितने साल तक चलेगा, मैंने अज्यूम किया कि हमारा बिजनेस 100 साल तक चलेगा, तो क्या मैं 100 साल के बाद चेक करूंगी कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बीच में 100 साल के बाद ही मैं देखूंगी कि भाई हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, नहीं। हम क्या करते हैं कि जो एक बिजनेस की जो लाइफ साइकिल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जो वे छोटे छोटे टुकड़े है ना उसी को नाम दे दिया अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको कितने टाइम का रखा गया, 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड
पीरियड या हम बोल सकते हैं 1 ईयर का एक अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जो बिजनेस था उसकी जो लाइफ साइकिल थी, तो मैंने जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ भी 100 साल मेरा बिजनेस चलेगा, तो उस 100 साल को मैंने 100 टुकड़ों में बांट दिया एक एक साल करके, और जो वह एक साल है, जो 1 ईयर है, 12 मंथ्स है, उसको मैंने नाम दे दिया अकाउंटिंग पीरियड। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि जो भी बिजनेस होगा उसका 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड रहेगा। और बेसिकली जो अकाउंटिंग पीरियड है वो आपका अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करती हूँ बिजनेस की, वो आपका कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। अगर अभी मैं करंटली अगर अभी का फाइनेंशियल ईयर निकाल दूं तो वो क्या बनेगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो अब मैं इस एक साल के अंदर अपने प्रॉफिट, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाऊंगी और मैं देखूंगी कि इस साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ऐसे ही फिर मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आएगा, उसमें मैं चेक करूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है और मेरा लॉस कितना हुआ है। तो फाइनली अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस लाइफ साइकिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और वह एक टुकड़ा हमने 1 साल का रखा है, उसी को हमने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये भी हुआ आपका। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, नाम से ही पता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि आप जब भी कोई भी एसेट परचेज करोगे तो उसको जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे तो किस वैल्यू पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। 2 वैल्यू आपकी होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस आपका रहेगा, एक मार्केट रहेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस आपका रहेगा। तो ये कंसेप्ट बेसिकली बोलता है कि आपको मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो एसेट परचेज की है आपको उसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट प्राइस पर ही आप उसको आगे भी दिखाते जाओगे, बस उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, तो चाहे मार्केट वैल्यू आपकी कितनी भी हो, लेकिन आपको किस पे दिखाना है, कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसेट से परचेज की 5 लाख रुपए की, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मैंने एक मशीन है वो 5 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है, आज से 5 साल बाद भी जो मशीन की जो कॉस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 लाख। हो सकता है कि अब उस मशीन की वैल्यू आपकी 6 लाख हो चुकी है। ठीक है, 5 साल के बाद, लेकिन फिर भी मैं जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, एक जो बिजनेसमैन होगा या बिजनेस के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर कितने रुपए से मैं दिखाऊंगी, 5 लाख से दिखाऊंगी। जो मार्केट प्राइस है उस पर मैं नहीं दिखाऊंगी। ये बेसिकली आपका कौन सा बोलता है, कॉस्ट। और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, कि जो हमारा पीछे से चलता आ रहा है, हिस्ट्री से जो हमारा चलता आ रहा है, तो हम उसी में इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट आपका बेसिकली क्या बोलता है, नाम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मैचिंग करना, मैच करना। तो मैच आप कैसे करोगे, जिस साल की जो आपको इनकम हुई है उसी साल के एक्सपेंसेस आपको लेने हैं और उस इनकम में से माइनस करके आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अगर आप ट्रू प्रॉफिट निकालना चाहते हो अपने बिजनेस का, ठीक है, कि भाई आपके बिजनेस का एक ट्रू प्रॉफिट निकल के आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये मैचिंग कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, जिस साल की इनकम है उसी साल के उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने इनकम तो इस साल के लिए ली, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई एक्सपेंसेस, आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का आपका एक्सपेंसेस था वो आपने इसी साल अगर उसको माइनस कर दोगे तो फिर वहाँ पे आपकी जो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस है वह आपका निकल के नहीं आएगा। आई होप आपका मैचिंग कंसेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डबल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 2। तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, ये बेसिकली जो डबल एंट्री सिस्टम है ना उसी के बेस्ड पर है, इसी कंसेप्ट के बेस पर हमारा क्या निकल के आया, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये कंसेप्ट आपका बोलता है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन की जाती है उसके 2 इफेक्ट रहते हैं। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके 2 इफेक्ट रहेंगे। एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, एक अकाउंट्स आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट। और इसी कंसेप्ट के बेस पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आती है, जो कि हमारी बेसिकली क्या है कि जो एसेट है, ठीक है, जो एसेट्स है वो आपकी किसकी इक्वल रहती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से। और ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू, कि अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसकी इक्वल रहती है, एसेट्स आपकी किसके बराबर रहेगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहाँ से कई बार आपको ऐसे वैल्यू भी दे दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, एसेट्स दे दी, लाइबिलिटीज दे दी, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि कैपिटल की वैल्यू निकालिए। तो आप इजिली निकाल सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन पता है। तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए और फिर आपको बाद में प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो ये था आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इसी के साथ ही हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की। तो देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी कौन कौन सी है। फर्स्ट आपकी कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, यहाँ पे भी आप नाम से इसका आइडिया लगा सकते हैं, फुल डिस्क्लोज करना। तो ये कन्वेंशन आपकी क्या बोलती है कि जो बिजनेस है उसको
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है एक बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको डिस्क्लोज करना है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को छिपाना नहीं है, ठीक है। ये आपका कौन बोलता है? फुल डिस्क्लोजर जो कंसेप्ट है ये आपका यही बोलता है। तो इसी वजह से ड्यू टू दिस कंसेप्ट हम क्या करते हैं, जो एक बिजनेस है वो उसकी अगर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है तो उसको भी क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है। और कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को? फुट नोट में, जो जब हम बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है, जैसे हमने बैलेंस शीट बना लिए तो बैलेंस शीट बनाने के बाद यहाँ नीचे हम डालेंगे फुट नोट और वहाँ पे फिर दिखाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारी एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? तो देखिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या है? एक ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है इन फ्यूचर और ना भी हो। यहाँ पे एक संभावना रहती है कि भाई हो सकता है कि हमें ये पेमेंट करनी पड़ भी जाए और ना भी। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का, ये आपका कोर्ट केस। जैसे आपका कोर्ट केस चला हुआ तो कोर्ट केस में क्या है, अगर आप हार जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और अगर आप जीत जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिजेंट है, ये हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। कौन सा कंसेप्ट है? कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर यही कहता है कि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट आपका कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी है ये आपका बेसिकली क्या है, ये एक्सेप्शन है। कौन सी कन्वेंशन का? फुल डिस्क्लोजर। जो ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है इसका एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि विच कन्वेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ मेटर्निटी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि जो फुल डिस्क्लोजर, ये इसका अपवाद है, ये इसके बिल्कुल विरुद्ध अलग है। कैसे? इसने तो बोला, फुल डिस्क्लोजर ने तो बोला भी आपको फुल डिस्क्लोज करना, कुछ भी आपको छिपाना नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन बोलती है कि जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, न कि जो कि आपकी अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मेटर्निटी कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग आपका जो कोई आइटम है, ठीक है, वो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हो सकता है कि कोई आइटम एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो, दूसरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक गरीब आदमी है और एक अमीर है, ठीक है, एक पुअर है और एक रिच मैन है। जो पुअर मैन है उसके 100 रुपीज़ गुम हो गए तो वो उसके लिए वे 100 रुपीज़ ही क्या है, मटीरियल है, रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सारा दिन वो परेशान रहेगा, यार आज तो मेरे 100 रुपये गुम हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई रिच मैन है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, टाटा की बात करती हूँ, अंबानी की बात करती हूँ, अगर उनके 100 रुपये गुम हो जाए तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 100 रुपये गुम होने का। तो ये जो मेटर्निटी कन्वेंशन है ये आपकी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आइटम इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आइटम है वो इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और आपको ध्यान रखना है कि कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। तो एक आपका एमसीक्यू यहाँ से तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कन्वेंशन है जो कि लास्ट है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इस पे मार्क कर सकते हो। यहाँ से डेफिनेटली आप लास्ट ईयर एग्जाम में उठा के देख लिए, मोस्टली जो आपका एमसीक्यू पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बनता है, ये इसी कन्वेंशन से बनता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो देखिए ये कन्वेंशन आपका क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपको कैसे प्ले करना है, प्लेइंग सेफ। तो प्लेइंग सेफ आपको कैसे खेलना, तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आपको जितने भी आपके इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका लॉस हो सकता है तो आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में आपकी इनकम भी हो सकती है तो आपको जो इनकम है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको जो भी आपके ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज है शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर। तो लॉस को तो कंसिडर करना है आपको, और जो गेन है फ्यूचर में आपका गेन हो सकता है, फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, उसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल, अभी जैसे हम एग्जाम देंगे, स्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देंगे तो हम 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। जब हम आके चेक करेंगे तो हम क्या हम ये बोलेंगे यार मैंने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे पूरे 150 नंबर आएंगे, नहीं ना। तो हम कम से कम आपके अपने लगा के चलेंगे, चलिए यार मैंने ना 20 नंबर ये लगा लिए, 20 क्वेश्चन मेरे गलत है, ये मैंने चेक किए, 10 क्वेश्चन पे ना मुझे डाउट है, ये 10 भी माइनस कर दे तो ये 30 मार्क्स आपके गए 150 में से, ठीक है। तो अभी 120 आ जाएंगे, चल यार तू और भी कम कर ले,
तो मेरे ना 15 क्वेश्चन और माइनस कर लिया, 20 क्वेश्चन, तो 100 नंबर तो ना मेरे आ ही जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाया, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। आपने क्या किया, हो सकता है कि आपके 140 आ जाए, आपको गेन यहाँ पे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करती हूँ तो हो सकता है कि आपके मार्क्स से 140 आ जाए या 130 आ जाए, लेकिन फिर भी आपने कम से कम आप करते गए और आपने क्या बोला कि भाई मेरे तो 100 तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपने किस कन्वेंशन को फॉलो किया, तो बेसिकली ये कन्वेंशन भी यही कहती है कि लॉस है उनको तो आपको रिकॉर्ड करना है, उनको कंसिडर करके चलना है, लेकिन जो आपके प्रॉफिट है उनको नहीं करना। और इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक तो स्टॉक का और इसके साथ ही बैड डेट्स का। तो यहाँ पे स्टॉक का क्या है कि जो स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो कॉस्ट वैल्यू होती है और जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें से जो भी कम रहेगी उसी पर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें से दोनों वैल्यू को हम चेक करेंगे और जो भी वैल्यू कम आएगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और इसी के साथ ही बैड डेब्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं ड्यू टू दिस कन्वेंशन। जब हमें ये लगता है कि हमारे 10,000 के डेटर है लेकिन हमें थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि हो सकता है कि 10,000 हमें पूरे ना मिलके सिर्फ 8,000 ही मिलेंगे, 2,000 पे हमें शक है, डाउट है, तो उस केस में हम इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और उस 2,000 के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका फाइनली कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म। आई होप आपका जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसी के साथ कंप्लीट है ये टॉपिक। फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जल्द से जल्द अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना स्टेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।